हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ये क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का। क्लास 11 में ऑर्गेनिक के दो ही चैप्टर थे, तो उसमें से एक चैप्टर हम ले रहे हैं अभी। ओके, सो चलो टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब स्ट्रक्चर लिखते कैसे, ये सारी चीज़ों से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो द लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे निकालते हैं, तो कोई एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने डॉट देते हैं। ठीक है, और बाकी के बॉन्ड में डाल देते हैं। राइट, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है हमारा, दिस वन। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर ये डैश स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, मतलब ये CH4 हम ऐसे दिखा दें ना, तो ये डैश स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बोल बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। डैश स्ट्रक्चर में ये डैश मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको मैं हर बार कहता हूँ ना, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनिक में बेसिकली वो कोवैलेंट टाइप के बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ठीक है, और वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो एकदम बेसिक चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जो बॉन्ड रहेंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बहुत जगह पे आपको रेफरेंस बुक में इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ओके, तो आई होप कि सबको ये स्ट्रक्चर मालूम है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में कोई डाउट होगा नहीं किसी को, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है। हर एक कॉर्नर मतलब एक कार्बन रहता है। हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन तो जितने वैलेंसी बचती है वहाँ पे हाइड्रोजन लिखा जाएगा, सिर्फ कार्बन को नोटिस करो। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर मतलब एक कार्बन होता है, हर एक कॉर्नर मतलब कार्बन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यहाँ पे भी कॉर्नर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन ऐसे कंसिडर करेंगे, और जहाँ पे भी ब्रांचिंग होगा सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हम इसके बेसिस पे लिख सकते हैं, और लिखे भी जाते हैं। कुछ जो इंटरेस्टिंग केमिकल कंपाउंड्स है, कुछ इस हिसाब से भी है, अ, मतलब ऐसे भी दिखाई देते हैं। ओके, ये भी हो सकता है। राइट, उसका केमिकल फार्मूला या एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, इधर का कार्बन, ये कार्बन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो ऐसे एग्जाम में कभी कभी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहे। ओके, ऐसे नहीं डालेंगे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, मतलब स्वस्तिक वगैरह तो नहीं डालते, प्रॉब्लम आ जाती है उनको। लेकिन बाकी के स्ट्रक्चर जानबूझ के डाल देते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर कुछ, या फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना, कैसे फाइंड आउट करना है आपको भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, कॉर्नर मतलब कार्बन, इतना ही समझ लो बस। हाइड्रोजन की चिंता नहीं करनी है, कार्बन की चिंता करनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, अब ये टू ब्रोमो का ये कंपाउंड है, सिर्फ टू ब्रोमो ब्यूटेन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, बाद में ये मेथड। नाउ यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट टू राइट हम लिखते जाते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला ये है हमारा। लिखेंगे कैसे, पहले CH3 देन CH, और उसके बाद Br लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये Br इसको कनेक्टेड है कि इसको कनेक्टेड है। तो ये जब भी लेफ्ट हैंड साइड को ही कनेक्टेड रहेगा हर बार। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही कनेक्टेड रहेगा। तो ये सिली मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों से होती है। तो ये एक मेथड, ये दूसरी मेथड जो कि ये सबसे बेहतर मेथड है मेरे हिसाब से। एंड थर्ड वन ये वाली, तो ये वाली आपको रेफरेंस बुक में वगैरह थोड़े आगे जाओगे आप, अब आपका नीट फील्ड में कहीं पे भी जाओगे, मेडिकल फील्ड में, तो आपको यही डायग्राम या इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा। थोड़ा सा इजी रहता है और बहुत जल्दी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड को भी उसी हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। सो सिर्फ कार्बन को कॉन्सेंट्रेट करना है, हाइड्रोजन को करना ही नहीं है कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ कार्बन को कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉर्नर मतलब कार्बन। अगर एक जगह पे कार्बन नहीं होगा, सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे लिखा जाता है नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन होगा तो लिखा जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन है, समझ लेना। ना उसके आगे है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पहले तो समझ लीजिएगा कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता क्यों है और क्या चीज़ है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं एक प्रॉपर आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है CH4 का,
टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल, बेसिकली वो थ्री डायमेंशनल में दिखता कैसे है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल में CH4 कैसे दिखता है। अगर हम सिर्फ सिंपली निकाले CH4 तो ये इस टाइप का है, 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें बॉक्स में, जो कि थ्री डायमेंशनल है, ये बॉक्स थ्री डायमेंशनल है, सेंटर में कार्बन, ठीक है, नेक्स्ट एक हाइड्रोजन यहाँ पे, राइट, दूसरा हाइड्रोजन इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, एंड चौथा इसके अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे। तो अभी आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ पे कितना ये है, मतलब कोई भी, ये एक प्लेन में नहीं, कार्बन के प्लेन में अभी ऐसे तो कोई दिख नहीं रहा, कार्बन के प्लेन में दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अगर इस ब्लॉक को हम एक पर्टिकुलर एंगल से कट कर दे, जो कि है ये एंगल, इस एंगल से कट कर दे, मतलब आप दो तीन एंगल है, किसी भी एंगल से कट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे इसको हम अगर कट कर दें इस प्लेन के थ्रू, तो इस प्लेन में कौन कौन से एटम्स आएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन आएगा, ये वाला हाइड्रोजन आएगा, और ये कार्बन आएगा। मतलब तीन एटम जो है वो एक प्लेन पे आएंगे, एक पीछे जाएगा पीछे साइड, और एक आगे की साइड आएगा। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। CH4 में ये स्ट्रक्चर हर बार आपको दिखाई देगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब एक CH4 ऐसे होगा, ये प्लेन है, प्लेन पे कार्बन, दो हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन इसके पीछे, जो मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पीछे, और एक इसके आगे, ठीक है। अब आगे के जो भी एटम्स वगैरह होंगे वो ऐसे ब्रॉड लाइन से दिखाए जाते हैं, ठीक है, और जो पीछे रहेंगे उसको डैश लाइन से या डॉटेड लाइन से। ओके, तो ये एक सिंपल मेथड है। देखिए हर बार हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पे इजीली। अगर इस चीज को ड्रॉ करना है तो तीन टाइप के बॉन्ड्स आपको दिखाई देंगे। ओके, इसको रब कर देता हूँ। अगर मीथेन को मुझे थ्री डायमेंशनल में स्ट्रक्चर को लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक डॉटेड, ये वाला, ठीक है। मतलब ये आगे है, ये पीछे है, और ये कार्बन के प्लेन पे, ये दोनों कार्बन के प्लेन पे, इसका सिंपल मतलब ये हो, ठीक है। और ये इसका थ्री डायमेंशनल डायग्राम। अब इसको किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। दो ही क्यों आते हैं, एक आगे आता है एक पीछे क्यों आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब आगे एक ही हाइड्रोजन आगे क्यों रहता है, एक ही हाइड्रोजन पीछे क्यों रहता है, उसका पूरा रीजन या पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पूरा एक्सप्लेनेशन इसका। तो एक सिंपल मेथड है, डॉटेड लाइन से हमें इसको ड्रॉ करना है। यस, एनी क्वेश्चन? नहीं है? नाउ अब सेम चीज जो मैंने अभी आपको बता दी, ये प्लेन पे होंगे, ये पीछे होगा, ये आगे होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं किसको है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्केलेटन कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे वर्ड स्केलेटन ये यूज किया गया है, और स्केलेटन का मतलब ये होता है कि मेन पार्ट कार्बन और हाइड्रोजन से बनना चाहिए। उसके अलावा कोई और एलिमेंट हो गए तो भी चलेगा, फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन है तो भी चलता है, ऑर्गेनिक में आता है, ऑक्सीजन है ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। तो बाकी कोई कंपाउंड नहीं होने चाहिए ऐसी बात नहीं है, हेलोजन्स कोई भी होगा तो चलेगा, लेकिन स्केलेटन जो है, मेन कंपाउंड जो है, वो मेन कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनना चाहिए, ठीक है। बाकी वहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा रहेगा तो भी चलेगा, या हेटेरोएटम रहेगा तो भी चलेगा, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको डाल देंगे। नाउ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन असाइक्लिक या फिर ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, ओपन चेन मतलब रिंग नहीं है, एलिफेटिक मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एलिफेटिक मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। तो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक एलिफेटिक एंड सेकंड वन एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक अभी आप जानते होंगे, तीन चार रूल है उसमें से सारे रूल्स को उसको फॉलो करना पड़ता है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये सारी चीजें।
सो एलिफेटिक, एलिफेटिक में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड। और ओपन चेन, ओपन चेन का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे कोई रिंग वगैरह है नहीं, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, ठीक है। मतलब जितने कार्बन है उस हिसाब से हाइड्रोजन आप कंसिडर या कैलकुलेट कर सकते हो। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए इस फॉर्मूला के हिसाब से, 3 इंटू 2, 6+2 8, यहाँ पे गिन लो 3+3 6 एंड 2 8, ओके। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमें समझ में आ गई, फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। इस फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है, बहुत बार आपको सिर्फ केमिकल फॉर्मूला देते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला से आपको समझ में नहीं आता कि ये ओपन चेन कंपाउंड है कि साइक्लिक हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये आप इस मेथड से इसको साइक्लिक है कि नहीं आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं सारी चीजें। ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट क्लास ऑफ एलिमेंट, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना है हमें। नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें ऑब्वियसली रिंग होगी, ओके। अब सारे रिंग के कंपाउंड्स हैं। हाँ, इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है, यहाँ पे डाला नहीं है लेकिन बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब सारे कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कार्बन से बने हुए कंपाउंड। अब यहाँ पे फॉर्मूला कभी भी CnH2n+2 नहीं होगा। अगर एक रिंग बनती है ना तो एक अनसैचुरेशन आता है, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड जैसी कंडीशन, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड जैसी कंडीशन। आप कैसे देख लो, अगर मैंने ये कंपाउंड ड्रॉ किया, सपोज 3 ही कार्बन है 1 2 एंड 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड H2 और यहाँ पे H, फॉर्मूला क्या हुआ C3H, कितने हो गए 2 2 4 5, ओके, इज इट राइट, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे 3 चाहिए, C3H6, ओके। फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n+2 नहीं हुआ, सिर्फ CnH2n हुआ, देख लो CnH2n हुआ, ये फॉलो नहीं किया उसने, डबल बॉन्ड है ना, एक अनसैचुरेशन है, ठीक है। CnH2n फॉलो किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर आपको कोई किसी ने ये बता दिया, मतलब इसका एप्लीकेशन डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ये आ जाएगा C3H6, ठीक है। आपको निकालना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या फिर ये रिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। कैसे फाइंड आउट करोगे, इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को डाल दोगे, ओके, जिसे हम साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बन का नंबर ले रहा हूँ, हाइड्रोजन का नंबर नहीं ले रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन को छोड़ दो, कार्बन को पकड़ो। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, 2 इंटू 3+2, मतलब हाइड्रोजन कितने चाहिए थे, हाइड्रोजन चाहिए थे 8, यहाँ पे कितने हैं 6, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 2, ये लास्ट स्टेज आया 1, मतलब या तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर एक रिंग प्रेजेंट होगी। अगर 3 कार्बन की रिंग भी आप देख लो, यहाँ पे 3 कार्बन की रिंग, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3, राइट। जब भी साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन, इसको हम कहते हैं साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन, सिर्फ यहां से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। सिंगल बॉन्ड तो होते ही होते हैं, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए इस फॉर्मूला को कंसिडर किया जाता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस फॉर्मूला को इसलिए यूज किए जाते हैं, ये सारे कंपाउंड्स के लिए इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है, कोई नहीं डाउट नहीं है, सर। ओके। अब सिंपल सा पॉइंट, चलो C6H6 फास्ट बता दो, इस फॉर्मूले के हिसाब से C6 अगर है तो H कितने चाहिए, 14। 14, मिसिंग कितने हैं, 8। डिवाइडेड बाय व्हाट, 6 8 8 8 8 8 2 डिवाइडेड हाँ 2 बाय साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन 4। और बेंजीन में देखो
एक डबल बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन मिले, एंड 4th साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो ये बिना देखे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं। ओके, साइड्स ऑफ अनसैचुरेशन सिर्फ फॉर्मूला को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ओके, सो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे एक ही कार्बन से, मतलब सारे कार्बन से ही ये रिंग बनेगी, जिसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। एंड सेकेंड वन, एक हाँ उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होमोसाइक्लिक का एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, एलिसाइक्लिक यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक है था ना, एलिफैटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक में डबल बॉन्ड नहीं था, एलिसाइक्लिक में डबल बॉन्ड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट उसके कैटेगरी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तो 4 कंडीशन है, कोई बताएगा मुझे कौन कौन से 4 कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। सेकंड कंडीशन कोई बताएगा? 4n+2। हाँ, उसका नाम क्या था रूल का? हुकेल्स रूल। चलो आगे, थर्ड कंडीशन एनीवन? सेम हाइब्रिडाइजेशन, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम चाहिए। ओके, फोर्थ वन प्लेनैरिटी, प्लेनैरिटी मतलब सारे कार्बन के एटम जो भी रिंग बना रहे, रिंग बनाने वाले सारे एटम्स एक प्लेन में होने चाहिए। ये 4 कंडीशंस है, ठीक है। ये 4 कंडीशन जो फॉलो करता है वो ऑब्वियसली मतलब ये एरोमेटिक रिंग में आएगा, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल ये फिनॉल है। अब ये इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, राइट। एरोमेटिक बॉन्ड पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सेकेंड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 4 6 8 10। n की नंबर अगर 2 डाल दे तो 4 × 2 + 2 कितना हो गया? 10। तो दूसरा भी फॉलो हो रहा है, पहला भी फॉलो हो रहा है, दूसरा भी फॉलो हो रहा है, राइट। कोई डाउट? ओके, सेम हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है? तो यस, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, क्योंकि सब कार्बन कुछ टाइप के बॉन्ड दिखा रहे हैं, एक पाई बॉन्ड दिखा रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सारे कार्बन का? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। आप कोई भी उठा के देख लो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड प्लेनरिटी, तो ये सारे एटम्स एक प्लेन पे, ठीक है। तो बेंजीन नहीं है ये, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीन नहीं है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, ये 4 रूल्स फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड का सेकंड टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक दूसरा एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होगा अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें भी सेम क्लासिफिकेशन, एक तो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब फिर से वही कि डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से होंगे। तो यहाँ पे THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन कहते हैं इसको, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, मतलब यहाँ पे ये फ्यूरन होता है बेसिकली, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो उसके जगह पे 4 हाइड्रोजन रहेंगे ना, तो उसको कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ओके, तो ये उसका नाम है, कॉमन नेम है। सेकेंड, एरोमेटिक कंपाउंड पिरिडिन। ओके, पिरिडिन, तो यहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक किस टाइप में उसको हम डिवाइड करते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसे कहेंगे, जो हमने अभी देख लिया था, उसी को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड रहते हैं, दिस इंक्लूड बेंजीन एंड अदर कंपाउंड, मतलब बेंजोनाइड्स। ओके, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही होना चाहिए, अदर देन बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, अभी हमने एग्जांपल उसका देख लिया था, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ओके, ये अपनी स्टेबिलिटी इतनी जल्दी लूज नहीं करेंगे,
अपनी स्टेबिलिटी इतनी जल्दी लूज नहीं करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे अभी ये वाला बेंजोनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये नॉन बेंजोनिक कंपाउंड है। ओके, मतलब बिना बेंजीन के भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डबल सिंगल सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल होगी, सेम चीज फुलफिल होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक मतलब बेंजीन नहीं है, फिर भी एरोमेटिक में आता है ये कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शायद आपको आएगा, ये जो रूल है 4n+2, इसको ध्यान से देखो। हमें चाहिए 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप n की जगह पे 1 डाल दोगे तो 6 चाहिए, और यहाँ पे आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, 6 है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो और 2 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए फ्यूरैन यहाँ पे अपना जो 2 लोन पेयर होते हैं ना, उसमें से एक लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में दे देता है, ठीक है, रेजोनेंस में दे देता है फ्यूरैन में ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, क्योंकि इसने लोन पेयर दे दी। वेरा सल्फर भी लोन पेयर देता है, ये भी अपना लोन पेयर दे देगा तो एरोमेटिक कंपाउंड ये भी हो जाएगा, एंड पेरिडिन तो है ही, राइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ साथ इस चीजों को भी याद रखना, क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, अब ये तो बाकी एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एनिसोल, ये जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, ये तो हमारे चैप्टर में तो होंगे ही होंगे वापस। सिंपल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन अप टू डिकेन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दो चीजों में फिर से बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो ये, एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम में एक आइसो एंड सेकंड नियो। तो आइसो का मतलब होता है सेकेंडरी, अगर ये स्ट्रक्चर है ना तो उसको हम आइसो कहेंगे, ये वाला आइसो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बन है, राइट, या टर्चरी समझ लो, टर्चरी कार्बन, सेकेंडरी नहीं, टर्चरी कार्बन, ओके। तो इसको हम कहते हैं आइसो। एंड नियो का मतलब एक क्वाटरनरी कार्बन होगा, ये वाला, इसको कहते हैं नियो सेट या नियो, ठीक है। नियो पेंटेन मतलब ये होगा वहां पे, ऐसा कार्बन जो बाकी 4 कार्बन से कनेक्टेड है। बाकी कॉमन नेम में दूसरा कुछ है नहीं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन के हिसाब से आपको नाम लिखने जाना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, आईयूपीएसी नेम में थोड़ा सा हम उसको आगे देखने ही वाले हैं। ओके, सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को पहले देख लो, क्या करना है, बेसिक चीज है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे किया, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, ठीक है। बाकी जो भी है वो सारे ब्रांच है, ब्रांच पहले तो कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये पेरेंट चेन हमारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, एंड फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद लोवेस्ट नंबर आए इस हिसाब से नंबरिंग करना है आपको। मतलब सपोज यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, तो अब इसको नंबरिंग कम आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग दे दी, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लेफ्ट राइट नहीं दे सकते, नंबर बहुत ज्यादा आएगा, ओके। ये एक हमारा पॉइंट हो गया। नाउ अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अल्कोहल के लिए हम OL लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। मीथेन, इथेन, अब ये कितने हैं, 6 है। हेक्सेन, तो पहले तो ब्रांचिंग वगैरह आएगी, 5 मिथाइल, उससे पहले 3 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, ठीक है। 3 ब्रोमो, 5 मिथाइल, हेक्सेन, यहाँ पे डैश 2 और ये उसका नाम होगा, ओके। तो 3 स्टेज में आईयूपीएसी खत्म करनी है, ओके। फर्स्ट स्टेज, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड, आइडेंटिफाई द मतलब फंक्शनल ग्रुप, वो तो आराम से हो जाएगा, मतलब उसको सेकंड स्टेप कहो ही मत। नंबरिंग द कार्बन एटम, ठीक है, एज पर रूल। सो सिर्फ कार्बन एटम को नंबर करना है ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आए। ये सेकंड मेथड हमारी, मतलब सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, सेकंड कम से कम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, एंड थर्ड डायरेक्टली नाम लिखना है बस। 3 स्टेज में हो सर जाता अगर है। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहा तो यहाँ पे वैसे ही है ना, तो जिस अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, हेलोजन्स को
फंक्शनल ग्रुप का एक पर्टिकुलर अलग सेपरेट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहा नहीं जाता बेसिकली, या हायर स्टडी में आप पढ़ोगे 12th तक तो आपको इतना ही दिया है कि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर ऐसे भी आता है तो जो पहले आएगा, जिसको आप लोवेस्ट नंबर दे सकते हो, आप उसको ले लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, जिस कार्बन पे पहला आएगा ना उसको ले लो, मतलब यहाँ पे मैंने Okay, अल्कोहल sir. लिया था ना, तो वैसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, मतलब जहाँ पे कोई भी एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, रिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेंगे सारे, और फॉर्मूला CnH2n+2 रहेगा। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेशन में या तो डबल बॉन्ड रहेगा, नहीं तो रिंग रहेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये सैचुरेटेड का ये नाम है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और ये सारे। ना, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं अभी, IUPAC नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम कैसे देना है, क्या सारी चीज़ें। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये 9 को सिलेक्ट किया। ठीक है, नंबरिंग देनी है इस हिसाब से कि ब्रांचिंग को कम से कम नंबरिंग आए, ब्रांचिंग को कम से कम नंबरिंग आए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे एक आपको हिंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग दी, क्या आया, 2 and 6 आया। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राइट टू लेफ्ट अगर नंबरिंग देता तो 4 को एंड 8 को आता, राइट। और लेफ्ट टू राइट दिया है तो 2 को एंड 6 को आया है। अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है फिर भी, तो एक लास्ट मेथड में आपको बताता हूँ, इन दोनों के एडिशन करो, इन दो वैल्यूज के एडिशन करो। 6 + 2 8, और यहाँ पे 4 + 8 12। जो नंबर छोटा होगा ना वो मेथड सही है, ये नंबर छोटा है ना तो ये मेथड सही है। जो ऊपर का मैंने लिखा है ना उसमें 12 नंबर आता है, बड़ा नंबर आता है इसके कंपैरिजन में, तो ये मेथड गलत है। एकदम सिंपल मेथड है, समझ में आ गया नंबरिंग को कैसे टैली करना है, क्रॉस चेक कैसे करना है। सर एग्जांपल बोलो ना एक बार फिर से। यही एग्जांपल है ना, दूसरा लू क्या। हाँ ऐसा सर कोई सर। त्याचं त्याचं 2 हाँ, मिथाइल 6 इथाइल असं काहीतरी ना सर? कौन सा ये कंपाउंड क्या। नाही, आधीचं 2 मिथाइल 6 इथाइल। हाँ, नो नेम, सही है ना। नो नेम हाँ, सही है। ओके, दूसरा एक नंबर, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। कोई भी एक एग्जांपल ले सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये मेथड है। ओके, ये मेथड है। नहीं पता चल रहा हमें कहाँ से नंबरिंग करनी है, दोनों से नंबरिंग करके देख लो। मैं लेफ्ट साइड से पहले रेड से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड दूसरी करता हूँ, कौन सा कलर ले, ग्रीन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आपको सिर्फ ये करना है कि ब्रांचिंग जो भी है ना, आप ग्रीन की ब्रांचिंग देखो, ग्रीन में कहाँ कहाँ ब्रांचिंग है, 2 पे है, देन 5 पे है, एंड देन 6 पे। ठीक है, एडिशन कर दो। ओके, 13 आ गया। नेक्स्ट रेड की देखो, रेड में कहाँ कहाँ है, 3 पे है, 4 पे, एंड देन 7 पे। एडिशन करके देखो कितना आएगा, 14 है। 14 कौन सा सही है फिर, ग्रीन। समझ में आ गया। हाँ सर, अभी ऐसा रहा कि देखो सर ये अगर ये 9 रहता तो सर, अगर कीटोन रहता किसी के बीच में 4 या 5 में, तो सर उसको मिडिल में कैसे रखते फिर। अब जब भी कीटोन या फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तो कॉन्सेंट्रेट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे करना है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए, बाकी ब्रांचिंग को छोड़ दो, बाकी ब्रांचिंग को मारो गोली। उस केस में अगर फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप को टारगेट रख के
आपको नंबरिंग देनी है। ओके, इसका दूसरा मतलब ये है, अगर ये रेड कलर में, सर सुनो सुनो सुनो, अगर सिर्फ यहाँ पे मैं एक चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ ओ एच यहाँ पे लिख दूं, ओ एच। ओके, अब देखो मैं ग्रीन के हिसाब से जाता हूं, तो ओ एच को नंबरिंग आएगी 6। इज इट राइट? ग्रीन के हिसाब से 6 नंबर आ रहा है ना ओ एच को, एंड रेड कलर से 3 नंबर आ रहा है। ये यहां तक समझ में आया क्या ओ एच ग्रुप का? मैंने सिर्फ एक हाँ चीज सर। की। हाँ, अब देखो यहाँ पे ग्रीन से आप नहीं जा सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को बड़ा नंबर आ रहा है, गलत है। तो यहाँ पे आपको एडिशन कितनी भी आए, एडिशन को देखना ही नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आना चाहिए, तो इसी मेथड को आप जाओगे, रेड मेथड को ही आप फॉलो करोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर चाहिए, लोवेस्ट नंबर चाहिए। सर अगर यहाँ पर 6 नंबर पे भी एक फंक्शनल ग्रुप हुआ तो मतलब लेफ्ट साइड से भी 3 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप और राइट साइड से भी 3 नंबर पर एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो वो यहाँ पर किस लिखेंगे? फिर ये मेथड, फिर गिनो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, एडिशन करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। ओके, नंबरिंग का फर्स्ट क्राइटेरिया फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, बाद में अगर टाई होता है तो ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं, इसलिए ये मुझे सारी चीजें करनी पड़ी। क्लियर है? ओके सर। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर के बारे में, ब्रांच के हिसाब से ऐसे नॉमेनक्लेचर हम देते हैं। एंड सेकंड, जब साइक्लिक रिंग के लिए नॉमेनक्लेचर देते हैं, अगर कोई ब्रांच है ही नहीं तो डायरेक्ट साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, एंड देन जितने कार्बन है पेंटेन। ओके, मतलब 5 कार्बन है पेंटेन। अब यहाँ पे साइकिल भी है लेकिन ब्रांचिंग भी है, तो सबसे लास्ट में आएगा ये साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो साइक्लो स्टैंड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, एंड हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का साइकिल है। उसके बाद ब्रांचिंग की अगर हम बात करें, फिर से सेम चीज, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ पे कम नंबर आना चाहिए, तो आपको आप इस मेथड से कोई भी मेथड यूज करो, कम नंबर आना चाहिए बस। यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, राइट? तो कहीं से भी स्टार्ट करो, नंबरिंग दो, उस हिसाब से आप नंबर लिख दो। ओके, क्योंकि ब्रांचिंग तो सेम रहने वाली, यहाँ पे भी सेम है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम नहीं दोगे, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1+3, और यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो भी 1+3, तो यहाँ पे दोनों भी सेम था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए मैं नंबरिंग की एडिशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पे 2 बार है, मतलब 1 1 एंड 3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता तो क्या आता? 1 3 3, एडिशन करके देखो, 5 7, ये गलत है, ये सही है जो उन्होंने लिखा है। ये समझ में आया कि नहीं? ये सही कैसे आया? हाँ सर। उसी मेथड को सिर्फ यूज किया, ठीक है, उसी मेथड को यहाँ पे यूज किया। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी या निकालनी पड़ती है, मतलब कैलकुलेशंस वगैरह निकालना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन बेंजीन कंपाउंड्स। तो बहुत सारे, मतलब ये आपको याद रखने हैं, ये बेंजीन कंपाउंड्स कॉमन कंपाउंड्स है, जिनका नाम अभी आपको याद भी हो गया होगा। फर्स्ट, एक तो बेंजीन तो रहता ही है। फर्स्ट यहाँ पे CH4 अगर प्रेजेंट है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH4, अगर CH3 अगर है तो उसको टोलिन कहते हैं। नेक्स्ट OMe है तो एनिसोल, NH3 है तो एनिलीन, NO2 है तो नाइट्रोबेंजीन। ये तो सिंपल है याद रखने के लिए, या ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों तो सिंपल है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा। इन तीनों को आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, रखना ही रखना है याद। नेक्स्ट, बाकी अब रही बात इनकी, तो यहाँ पे तो नंबरिंग हम कैसे भी दे सकते हैं, 1 2 या 2 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ओके, बेंजीन में वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा। हाँ, एक चीज़ है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो उसको सिर्फ रिवाइज कर देता हूँ। एक ब्रांचिंग को मेन ब्रांचिंग पकड़ लो, किसी भी एक ब्रांचिंग को, ठीक है, एक ब्रांचिंग पकड़ लो जो फंक्शनल ग्रुप की होगी बेसिकली, और उसके दोनों नेबर्स को हम ऑर्थो कहते हैं। देन नेक्स्ट टू देयर नेबर्स मेटा, और उसके अपोजिट में रहता है उनको पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें आपको भी याद है।
ओके, नेक्स्ट वन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये दो इफेक्ट है। देखो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट में एक एग्जांपल दूं तो हैलोजन ले लो, कुछ क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी पड़ती है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, डेल्टा नेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचता है। ओके, अब जो नजदीक होगा उससे ज्यादा खींचेगा, जो बाद में रहेंगे उनसे थोड़ा सा कम खींचेगा, राइट। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एंड इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। डिस्टेंस आप जितना बढ़ाओगे, ओके, मतलब जैसे लेफ्ट साइड में जाओगे, क्लोरीन से दूर जाओगे आप, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, मतलब ये क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, और उससे कम यहाँ से खींचता है, उससे कम यहाँ से खींचता है, इसके तो लगभग ना के बराबर खींचता है। ओके, तो ये तो हो गया एक इंडक्टिव इफेक्ट का पॉइंट, राइट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह पे रहता है। नाउ ये इस कंपाउंड में भी देखो, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ से खींचता है, यहाँ से खींचता है। और अगर याद होगा अब यहाँ पे कौन कौन है, दिशा है एंड अच्छा सिर्फ दिशा है जो जिसने पढ़ा था। ओके, दर्शना नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही रीजन है कि जब भी आप इसकी रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे इसका अगर फिर से क्लोरीनेशन करोगे, Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है नीचे, यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं मिलता। ओके, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है। रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या करता है देख लो, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये अटैक नहीं कर पाएंगे, Cl पे ये अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है। लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट जितना यहाँ पे काम कर रहा है उतना यहाँ पे नहीं करता, और सबसे कम यहाँ पे करता है, ठीक है। इसलिए पैरा अटैक कर पाता है, ऑर्थो अटैक नहीं कर पाता। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्थो पे नहीं होता, पैरा पे होता है, इस केस में, हेलोजन के केस में। ये तो हम बाद में भी देखेंगे जब हेलो अल्केन्स वगैरह स्टार्ट होगा तब, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस इफेक्ट। 1 मिनट बाकी है, मैं सेशन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करना ताकि कंटिन्यू करो। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, जो डिस्टेंस के साथ साथ वीक होते जाता है, ठीक है। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट, सेकंड वन माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन खींचे, कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं।
ठीक है, तो ये दो इफेक्ट होते हैं, पहला पहला पॉइंट। नेक्स्ट वन, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या होता है, तो अल्टरनेटिव जो डबल बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, तो रेजोनेंस इफेक्ट भी दो टाइप के, एक तो प्लस आर एंड माइनस आर। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आर इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है और यहाँ से निगेटिव चार्ज घूमेगा फिर बेंजीन रिंग पे। ओके, तो प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देना मतलब प्लस आर, लेना मतलब माइनस आर इफेक्ट। सेम प्लस माइनस यहाँ पे भी इंडक्टिव में भी सेम काम करता है। तो क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें, सिर्फ क्लोरीन, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसी केस में देखो, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचता है। वेयर रेजोनेंस की बात करें तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, मतलब एलिमेंट एक ही है, कंपाउंड एक ही है, लेकिन अलग अलग इफेक्ट दिखा रहे हैं। इसको भूलना मत, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे, लेकिन रेजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट। यही रीजन है कि यहाँ पे कुछ कम नहीं, काम हो ही नहीं सकता, लेकिन पैरा पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। पैरा पे प्लस आर इफेक्ट स्ट्रांग रहता ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ साथ वीक नहीं होता। रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ वीक होता नहीं है, थ्रू आउट द रिंग ये सेम रहेगा, तो पैरा एंड ऑर्थो पे सेम रहेगा। वेराज इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस अगर बोले तो पैरा पे सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्शंस पैरा पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो आइसोमर्स केमिकल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग, राइट। तो आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप्स है, एक स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब पोजीशन ऑफ कार्बन एटम या फंक्शन ग्रुप, ये अलग अलग रहेगा, मतलब केमिकल केमिकल फार्मूला सेम है, बाकी चीजें चेंज हो जाएंगी, मतलब चेन अलग अलग होगी, पोजीशन अलग होगी, फंक्शन ग्रुप अलग अलग होगी, ये मेटामेरिज्म होगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, थ्री डायमेंशनल में जो पोजीशन ऑफ कार्बन एटम है या पोजीशन ऑफ एटम्स है, वो अलग अलग रहेंगे, जिसको हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, अब देखो जानबूझ के ये मैं मुझे नेट पे ये मिला, डायग्राम मिली, अच्छी लगी, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ले ली इस डायग्राम को। एक ही स्लाइड में आपको पता चलता है सारे आइसोमेरिज्म, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग, केमिकल फॉर्मूला C5H12। अब यहाँ पे देखो 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, वेर एज यहाँ पे ब्रांचिंग है, एक ब्रांचिंग, और यहाँ पे दो ब्रांचिंग, राइट। तो सिंपल ये मेथड है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, फंक्शनल ग्रुप नहीं, स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, ठीक है, ब्रांचिंग अलग अलग है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड कंपाउंड है ये केमिकल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे पोजीशन अलग अलग, देखो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH OH अल्कोहल अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल की पोजीशन अलग अलग है, ठीक है, पोजीशन अलग अलग है, उसको हम पोजिशनल आइसोमर कहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसमें पहला कार्बन चेन आइसोमेरिज्म में अलग अलग कार्बन चेन थी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में पोजीशन अलग अलग थी, फंक्शनल ग्रुप में ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेंगे, केमिकल फार्मूला सेम रहेगा। देख लो सेम केमिकल फार्मूला, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे पोजीशन अलग, यहाँ पे कार्बन चेन। एंड लास्ट वन, टॉर्टोमेरिज्म, जिसको मेसोमेरिज्म का भी कहा गया था। टॉर्टोमेरिज्म में क्या होता है, सो कीटो इनॉल फॉर्म सबको याद होगा शायद, कीटो कीटोन गेट्स कन्वर्टेड टू इनॉल, या फिर अल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड टू इनॉल अगेन, ठीक है, या अल्डोल उसको हम कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, कीटोन या टर्टोमेरिज्म मतलब सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होना, या फंक्शनल ग्रुप का एक दूसरे में कन्वर्जन होना, उसको हम कहते हैं टॉर्टोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म रिएक्शन भी है ये। होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, ये तीन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करता है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो कार्बन की पोजीशन चेंज हो गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, और डबल बॉन्ड भी चेंज हो गई यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज हो गई, उसको हम कहते हैं टॉर्टोमेरिज्म। ये अलग टाइप की रिएक्शन है, याद रखना, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं टॉर्टोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हो गए आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स।
जो यहाँ पे मैंने बता दिए थे, सेम है, सेम। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे भी दिखाए गए थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को आप ई जेड भी कह सकते हो या सिस ट्रांस भी कह सकते हो, सिस ट्रांस या ई जेड। ओके, अब सिस ट्रांस के हिसाब से बात करेंगे। सिस ट्रांस का मतलब क्या होता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक साइड में है तो सिस, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, राइट। इसी को इजेड में भी बोल सकते हैं। सिस बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट रहता है जेड के साथ, सिस मतलब जेड एंड ट्रांस मतलब ई, ठीक है। सर अगर CH3 और CH3 मतलब CH3 के नीचे CH3 और H नीचे H है तो भी वो Z होगा ना? एक मिनट, CH3 ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और CH3 के नीचे CH3 एंड हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, अगर ऐसे होता है तो ना। हाँ हाँ, Z होगा ना ये भी? हाँ, जेड होगा। और बेसिक जो टर्म है वो सिस ट्रांस है, बेसिकली बेसिक टर्म। हाँ सिस ट्रांस। हाँ, हाँ और उसके आगे मतलब अब ये भी, इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया गया था। ओके, ठीक है सर। उतना ही डिफरेंस मतलब है, अच्छा खासा है। ई जेड और सिस ट्रांस सेम नहीं है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट डाल दे तो सिस इज इक्विवेलेंट टू जेड। सिस में सिर्फ ये देखा जाता है कि एक साइड में है कि नहीं, अगर ये एक साइड में है तो ठीक है, ठीक। ठीक है। तो ये एक हो गया ई जेड आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आपके सिलेबस में जितना मैंने देखा है सिस ट्रांस ज्यादा है, ई जेड का तो बहुत कम जगह पे है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिंपल है कि दो कंडीशन है, एक तो कायरल सेंटर होना चाहिए। ओके, कायरल सेंटर या अनसिमेट्रिकल सेंटर कहते हैं, मतलब ऐसा कार्बन कि जिसके सारे भी ग्रुप जो प्रेजेंट है, मतलब सारे एटम्स ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो सारे अलग होने चाहिए, एक एंड सेकंड। उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो ये अगर दो कंडीशन है तो हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव कह देते हैं। तो यहाँ पे ये दो उसके एग्जाम्पल्स है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आर एंड एस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसको पहले समझ लो। अभी आपको ट्वेल्थ में है नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, लेकिन उसके आगे तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। आर एंड जेड को फाइंड आउट करना, तो पहला क्राइटेरिया मतलब मेथड अब मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप है उसमें, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से नंबरिंग करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे मैं अगर नंबरिंग करूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सबसे ज्यादा मास यहाँ पे 1, ठीक है। देन 2, देन 3, देन 4। ओके, ये मास के हिसाब से नंबरिंग की है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्रॉस चेक कर लेना और मुझे पूछ लो अभी, ठीक है। नाउ, आर आइसोमर मतलब राइट हैंड साइड का होता है, एस आइसोमर मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रोटेशन होता है, ठीक है। नाउ, कंडीशन क्या चाहिए, आपने नंबरिंग कर दी। अब फोर्थ नंबर का जो भी इलेमेंट होगा, एटम ग्रुप ऑफ एटम जो भी होगा, वो पीछे चाहिए, मतलब डॉटेड में चाहिए। क्या ये डॉटेड में है? नहीं, ठीक है। ये चाहिए डॉटेड में। अगर डॉटेड में नहीं है तो क्या करते हैं वो बताता हूँ। अब इसको, ये तो एक चाहिए डॉटेड में, और उसको आप निग्लेक्ट करो और बाकी के हिसाब से एक रोटेशन ड्रॉ करो। तो ये 1 2 एंड 3 रोटेशन में ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे रोटेशन आएगा, जो कि ये एस टाइप ऑफ रोटेशन, ठीक है, एस टाइप ऑफ रोटेशन। लेकिन यहाँ पे फोर्थ ग्रुप का जो एटम है वो पीछे नहीं है, इसलिए मैं एस को रोटेट कर दूंगा आर में। रीजन क्या बताया मैंने, फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है वो पीछे चाहिए। अगर पीछे होता तो मैं ये रोटेशन नहीं करता, एस टू आर नहीं करता, ठीक है। ये यहाँ पे है इसलिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे भी ये फोर्थ वाला पीछे जाइए है नहीं। रोटेशन देखेंगे तो आर टाइप ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये पीछे नहीं है, तो आर गेट्स कन्वर्टेड टू एस। ओके, तो ये एक मेथड है जिससे आप आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन या डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो। ऑप्टिकली एक्टिव तो आपको अभी तक यही बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना पड़ता है, नहीं हम थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी उसमें सिर्फ इतना नहीं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ट्वेल्थ में तो ऑब्वियसली डालेंगे नहीं, लेकिन ये सिंपल सी मेथड है, अगर कन्फ्यूजन भी आए तो इसको आप
हेल्प ले सकते हो इस मेथड की, मॉलिक्यूलर मास को ऐड करना, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब और एक चीज है, मॉलिक्यूलर मास को ऐड करते टाइम कभी कभी ऐसा आता है, ये CH3 आता है एंड ये CH2 एंड CH3 आएगा, तो इन दोनों में पहले किसको लेंगे, तो ये ग्रुप बल्कि है, मतलब पहले कंसिडर करते हैं दोनों कार्बन को, ठीक है। अगर दोनों कार्बन का नंबर सेम आया तो इसकी ब्रांचिंग 3 हाइड्रोजन एंड 3, ओके, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, ब्रांचिंग को देखा जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन बिगर है तो उसका ज्यादा नंबर दिया, इस हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, याद हो सके तो रखना, समझ में आए तो रखना, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर हेल्प मिले तो मिल जाएगी आपको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग। सो हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग में दो टाइप है आगे, एक तो यहाँ से ब्रेकिंग करो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन वाई को गए तो निगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ से ब्रेकिंग करो तो एक्स पे निगेटिव चार्ज, वाई पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तो होगी हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग, हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग। नाउ अब कोवैलेंट बॉन्ड में अब थोड़ा सा डिटेल है, देखो इसको, एक इलेक्ट्रॉन तो वाई का रहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स का रहता है। जब भी हम ये ब्रेकिंग करते हैं तो वाई पे दो निगेटिव चार्ज कभी नहीं आते, एक ही निगेटिव चार्ज आता है। रीजन है एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, तो उसको अचीव कर लिया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, एक खुद का ही है, एक एक्स्ट्रा का लिया इस वजह से निगेटिव चार्ज होता है, ओके, एक चीज। सेकंड, एक्स ने दो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज किए, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो हम बोल सकते हैं कि दो टाइप के ब्रेकिंग हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अगर ये मतलब पोलर डिफरेंस है उन दोनों में, इस बॉन्ड में पोलरिटी डिफरेंस है, तो जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे केमिकल रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव स्पेसिस को निगेटिव चार्ज देना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूल है। तो ये से ही ब्रेकिंग होगी, कभी उल्टी ब्रेकिंग नहीं होगी, H माइनस प्लस Cl प्लस, ऐसी ब्रेकिंग नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा इससे, जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा ये इलेक्ट्रॉन खींच के ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो ब्रेकिंग यहीं से होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ही दिए जाएंगे। ये कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जहां जहां होगा वहां पे, ठीक है। Cl है तो यहाँ पे बोल नहीं सकते कहाँ पे ब्रेकिंग होगी, सिमेट्रिकल भी हो सकती है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है, नहीं बोल सकते। दूसरा कोई भी CCl बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली इसमें निगेटिव चार्ज, डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, हम चार्ज भी देते हैं तो यही बेसिकली कंसिडर करते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसी हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। तो ये एक हो गया हेटेरोलाइटिक ब्रेकिंग। होमोलाइटिक ब्रेकिंग बीच में से कट करेंगे, मतलब इसको इसका इलेक्ट्रॉन दे दो, इसको इसका इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों बनेंगे रेडिकल, ठीक है, रेडिकल बनेंगे, ओके। तो ये हो गया टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, इसमें और ज्यादा बहुत मतलब टफ वगैरह ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये थोड़ा सा और ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में हम जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल में। सो बेसिकली अब इसको लाइन को छोड़ दो, हाँ, न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज रहती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ओके, जिसपे नेगेटिव चार्ज रहेगा एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ओके। इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होती है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास अट्रैक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होता है। या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूक्लियोफाइल माइनस लिखा जाता है एंड इलेक्ट्रोफाइल प्लस लिखा जाता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसके अलावा भी बाकी कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं बिना चार्ज के। फॉर एग्जाम्पल AlCl3 बिना चार्ज का इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो बिना चार्ज का इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओके। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन एंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वेरएज ये उल्टा करता है, डोनेट प्रोटॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इसके अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर कट अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम मॉलिक्यूल या आयन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन, एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, ओके। नेगेटिवली या न्यूट्रली चार्ज रहता है, ये कभी पॉजिटिवली चार्ज नहीं आपको मिलेगा,
ठीक है, न्यूट्रल या निगेटिव चार्ज, वेयर एज ये पॉजिटिवली और न्यूट्रल चार्ज होते हैं। ठीक है, ये जब भी रिएक्शन में जाएगा तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कही जाती है इसको बेसिकली, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एडिशन हो सब्स्टिट्यूशन वो बात की बात है, वो तो रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं। लेविस की कंसेप्ट अगर यूज करें तो एज पर लेविस कंसेप्ट न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। लेविस बेस क्या करता है, लेविस बेस का एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल NH3 है। लेविस बेस लोन पेयर को देता है, न्यूक्लियोफाइल भी लोन पेयर को देता है, तो ये लेविस बेस होते हैं, याद रखना। वेयर एज इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। लेविस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। ठीक है, BH3 इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर लेविस एसिड। कंसेप्ट क्लियर कि इसको और कुछ ये करना है? ये बेसिक सी चीजें हैं, अभी धीरे धीरे हम एडवांस में जाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी ना, न्यूक्लियोफाइल सर, हे डिफरेंशिएट मध्ये उलट दिले सर. कशामध्ये उत्तर दिले? इसको वरती छोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिहिले, इसको खाली छोड़ो, न्यूक्लियोफाइल अरे इसको छोड़ो, इस पे तो मैंने पहली लाइन ड्रॉप। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल. हाँ, चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। देखो पहली बात तो इस पे कंफ्यूजन मत होना, ये तो मैंने पहले ही इसको, मैंने जब ये लाइन के बाद ये लाइन पढ़ी ना मुझे समझ में आ गया कि शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये मैंने यहाँ पे लाइन वैसे ही ड्रॉ कर दी पहले ही। इसको देखो, ये है हमारा डिफरेंशिएशन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज CH3 थ्री टाइम्स, चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या रहता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? क्या और कोई डाउट है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, Cl- क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज है ना, न्यूक्लियोफाइल। ओके, Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है क्लोरीन की? -2। Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 0 0 0 जीरो जीरो 0 रहती है। इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट? Cl2 रीचेस। इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट? न्यूट्रल है सर। न्यूट्रल। बाकी लोगों को क्या लगता है? सर इलेक्ट्रॉन रिच है. कैसे? अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जब भी ये बॉन्ड बनाएगा या ब्रेक करेगा तो क्या ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऐसे बनेगा। नहीं सर, न्यूट्रल ही है. न्यूट्रल है। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, किस में कन्वर्ट होना चाहता है ये? स्टेबल फॉर्म इसका क्या है? Cl-, -1। माइनस -1. तो मैं 2 को 2 Cl लिख सकता हूँ,
तो इस केस में ये रिएक्शन में देखो, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कि डोनर है? Cl2 एक्सेप्ट। एक्सेप्टर। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो एक्सेप्ट क्यों की इलेक्ट्रॉन रिच? अगर इलेक्ट्रोफाइल है क्या सर? कंसेप्ट को ऐड मत करो, बेसिकली मुझे बताओ कि Cl2 अगर न्यूक्लियो ये इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल आप कह रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर Cl2 इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसने इलेक्ट्रॉन फिर से क्यों लिए? नहीं लेना चाहिए ना, ये तो चीज मानते हो ना। यस सर। तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं था Cl2, करेक्ट? यस। अब ये मैंने सिर्फ फाइंड आउट किया ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। कैसे? तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और मुझे मालूम है स्टेबल क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है? -1। मतलब अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। Cl2 को अगर स्टेबल होना है, इस मॉलिक्यूल को अगर स्टेबल होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब Cl2, इसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। क्लियर है कि नहीं? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो इस ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस है, तो उसको मैं इलेक्ट्रोफाइल में डाल दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में डालूंगा, इसका दूसरा मतलब ये हुआ जब भी Cl2 पे रिएक्शन करूंगा तो कोई निगेटिव चार्ज वाला या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ओके, सिंपल ना। नेक्स्ट वन, ये तो क्लोरीन का हो गया। बाकी कंपाउंड्स का हो गया। ओके, आर सी एल, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। चार्ज सेपरेशन किया है मैंने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बाकी कुछ भी नहीं किया, राइट? अब यहाँ पे जब भी अटैक होगा, सपोज OH माइनस का अटैक होगा या किसी का भी अटैक होगा, तो लॉजिकली ये निगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? लॉजिकल चीज है। ओके, तो नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, ये सिंपल सा पॉइंट है, एंड देन ये बाकी ब्रेक होगा। ये एक चीज। ओके, नेक्स्ट आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को पहले तो समझना है। ओके, AlCl3, ये तो मैंने बहुत बार आपको बता दिया। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो इस वजह से 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं हम उसको। कंसेप्ट क्लियर इलेक्ट्रोफाइल की भी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नहीं? अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सर इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, ठीक है, मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा यहाँ पे कितनी है? -1। -1 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की रहती है -2। -2।
अगर -1 से -2 में जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल। आई होप अभी आपको ये धीरे 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 समझ में आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पहले समझ लो। सबसे ज्यादा चिंता मुझे कृष्णा की है। कृष्णा, ये क्लियर हो गया क्या? सर क्लियर हो गया ना? हो गया क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेशन का। ठीक है, रेजोनेंस फॉर्म या कॉन्जुगेशन फॉर्म। नाउ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, देखो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक कार्बन, जब भी आप कोई दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनाएंगे तो हर बार वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। दूसरा बॉन्ड बनाओगे तो वो पाई बॉन्ड रहेगा। दिखता कैसे है? सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, इस टाइप की। एंड पाई बॉन्ड ऊपर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की, राइट। तो ऊपर जो होते हैं ये एक पाई बॉन्ड, मतलब दोनों तरफ को मिला के एक पाई बॉन्ड, मतलब ये अलग पाई बॉन्ड और ये अलग, ऐसे नहीं होता। दोनों को मिला के एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनका डीलोकलाइजेशन, उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्जुगेशन में कभी भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ओके, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हम ब्रेक करते हैं तो सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कॉन्जुगेशन। और जहां पे हम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं उसको हम कहते हैं टॉर्टोमेरिज्म या मेटामेरिज्म। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया था हमने, सी एच बॉन्ड था, इसको ब्रेक किया था और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया था, राइट। तो इसको कभी कॉन्जुगेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे। देखो कहीं पे भी कॉन्जुगेशन ये वर्ड नहीं है, राइट। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, सॉरी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करना, मतलब पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को मूव करना, राइट। चलो, फर्स्ट वन कॉन्जुगेशन कौन कौन दिखाता है? तो एक तो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, लोन पेयर के साथ जो एटम्स रहते हैं वो, या रेडिकल। ये चार मतलब चारों के चारों दिखाते हैं बेसिकली। ओके, तो वन बाय वन देख लेंगे। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है इसके साथ। तो मैं अगर सिर्फ कार्बन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सिंपल कार्बन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म से मैं जाता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारे हाइड्रोजन वगैरह यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और एक कार्बन, यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भूल जाओ, हाइड्रोजन का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट होता क्या है, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सर यस, कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके सर। तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे, इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस कार्बन को देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ओके, आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब ये अनस्टेबल है। अब ये इसकी अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैसे करते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए मदद करते हैं। मतलब अब देखो, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाके बताओ। ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। ओके, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में पहले तो मैं चार जो भी एटम्स है उसको एज इट इज ड्रॉ कर दूँ, ताकि आपको समझ में आए। लास्ट का डबल बॉन्ड एज इट इज, उसको तो कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। ओके, इस पे था पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसके लिए तो ये न्यूट्रल हो गया ना, पॉजिटिव प्लस निगेटिव बन गया ना ये। एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव मिल गया, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये तो खत्म चीज, राइट। पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे, क्यों? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तो चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। वेराज जो बीच का कार्बन है ना, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। पहले लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड था, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हुआ राइट साइड, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन तो उसी के पास है। ओके, तो बीच वाले कार्बन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एक कार्बन को छोड़ के पॉजिटिव चार्ज ने जंप किया। ओके, तो रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में हर बार डबल बॉन्ड या ये सॉरी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज
एक कार्बन को छोड़ के जंप करता है, एक कार्बन को छोड़ के, एक कार्बन को छोड़ के। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि एक कार्बन को छोड़ के क्यों जंप करता है, ये इसका रीजन, सिंपल सा रीजन है, थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा फोकस्ड है, लेकिन ठीक है। हो गया ये ना? इससे होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसके आगे और एक हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, तो यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी कंपाउंड को मैं रेजोनेंस अगर मुझे लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका एक रेजोनेंस हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। गलत हुआ कुछ तो 1 1 2 3 4 5 ना, पॉजिटिव चार्ज की जगह पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, एंड थर्ड वन, थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, पहले यहाँ पे, तो ये थ्री स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जिससे होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये कंपाउंड स्टेबल होता है। और इसीलिए कहा जाता है, अब ये सेंटेंस को याद रखना, जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। सेम चीज कार्बोकैटायन के साथ भी होता है। कार्बोकैटायन में नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक खुद का एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज गेट्स कन्वर्टेड टू बॉन्ड, तो ये बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे जैसे बॉन्ड बनाया, और जो पहले बॉन्ड था वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर रहता है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक बाहर का इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, राइट। तो कार्बोकैटायन में क्या होगा, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, देन एक कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये जब भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ऐसे होगा, ये तो फॉर्म नहीं हो सकता ना, एक मिनट। ओके, तो ऐसे तो फॉर्म नहीं हो ब्रेक हो सकता। रहा है। एक सर आपकी आवाज नहीं आई सर, सी डैश सी के बाद से। किसके बाद नहीं आई? सर आप फर्स्ट लाइन जो एक्सप्लेन की ना, उसके बाद से, जब आप सी मतलब वो चेन लिख रहे थे। अच्छा, चेन लिख रहा था तो मैं, चलो ठीक है, फिर से इसको लिखता हूँ। देखो, तो ये मेरा कंपाउंड है, CH2H नेगेटिव चार्ज, एंड सपोज 1 CH, CH2 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, हाँ। ओके, ये मेरा पूरा कंपाउंड है, ठीक है, ये मेरा पूरा कंपाउंड है। एंड ये नेगेटिव चार्ज मतलब होता क्या है, तो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, ये लोन नेगेटिव चार्ज मतलब, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, जब ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएंगे कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2 एंड H। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस कार्बन की वैलेंसी होगी 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें साइड बाय साइड एक बॉन्ड को ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज जब भी बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड उसके साथ ब्रेक होता है, वीक बॉन्ड होता है पाए, तो पाए ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज एक कार्बन छोड़ के शिफ्ट करता है, ये जंप करता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो एक कार्बन छोड़ के उसने जंप किया, सेम चीज, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करता है, लोन पेयर के साथ भी वैसे ही, रेडिकल के साथ भी वैसे ही। कॉन्जुगेशन समझ में आ गया कि कोई डाउट है कॉन्जुगेशन में? नहीं सर। हो गया। नेक्स्ट वन, रेजोनेंस इफेक्ट, दो टाइप के, एक प्लस आर इफेक्ट, दूसरा माइनस आर इफेक्ट। ओके, प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, तो दोनों के भी एग्जांपल है इसके। सर ये सर एकदा आधीची स्लाइड दाखवा ना. बघ ना। हम्म,
थँक्यू सर, थँक्यू. झालं? मला वाटलं काय डाऊट. नाही नाही सर, ते स्क्रीनशॉट काढायचे होते. ओके, सो स्क्रीनशॉट ठीक आहे, काढा, काही प्रॉब्लेम नाही. हा, 1-2 दिवसापासून माझ्याकडनं डिले होतोय खरं तर, मी देऊन टाकले. ओके, रेझोनन्स इफेक्ट. नाव रेझोनन्स इफेक्टचा दोन टाइपचे इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या खींच लेना बेंजीन से, ठीक है, या जो जो किसी कंपाउंड से वो कनेक्टेड है वहां से. जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव पार्ट ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, ठीक है. तो जब भी जो भी रेजोनेंस हो, प्लस आर या माइनस आर, जो चार्ज आता है वो ऑर्थो और पैरा पे ही आता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर कोई OH ग्रुप है तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. गलती कर. अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं. ओके, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. रिच. इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन सी पोजीशन में नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन सी पोजीशन हो रही है. ऑर्थो और एंड था पैरा. पैरा. इसलिए OH ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब उसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ गई उसकी होने की वजह से, इसलिए इसको कहते हैं, OH को कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. नाउ आते हैं सेकंड कंपाउंड की तरफ, NO2. इसने कौन सा चार्ज मूव किया है, तो पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट. डेफिशिएंट. पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इस केस में ऑर्थो मेटा पैरा में इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कौन सा हो गया, मेटा. इसलिए NO2 को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. क्लियर टू एवरीबॉडी. मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं इसको. सबको ये क्लियर हो गया या किसी को कोई डाउट है. सर NO2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मतलब, उस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं. हाँ, तो उससे क्या होता है उससे नेगेटिव चार्ज तो. अच्छा, ओके. मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच क्यों रहा है फिर भी, इज इट लाइक दैट. नहीं. नेगेटिव चार्ज देखो, हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से दूर आ गए अभी, हम रेजोनेंस में, ठीक है, तो उसका कोई कोरिलेशन है नहीं. और किसी को कोई डाउट. नहीं. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग क्लियर सबको. देखो भला और क्वेश्चन है मेरे पास. अच्छा, अभी 1 मिनट बाकी है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो वैसे ही चला जाएगा वो. सेशन को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करना. चलो, सब लोग आ गए. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड.
सब लोगों ने आपको ये नोटिस किया होगा। अल्डिहाइड, सिंपल क्वेश्चन है, अल्डिहाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग? अल्डिहाइड ऑर्थो पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कि मेटा डायरेक्टिंग? ये मेरा सिंपल क्वेश्चन है। यस, ये किसने कहा अभी? सोचो, बताओ। अल्डिहाइड आपको हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पे उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है, तो उसको भी आप सोच सकते हो, देख सकते हो, हेल्प करेगी वो चीज़। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अल्डिहाइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? मेटा 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 डायरेक्टिंग है। अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, कोई आंसर नहीं दे रहा। कैसे आया मेटा डायरेक्टिंग? ओके, इसने रेजोनेंस किया तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज घुमाया? लोकेश, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज घुमाया तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कौन सा रहेगा, ऑर्थो पैरा की मेटा? मेटा से। तो हो गया मेटा डायरेक्टिंग। ओके। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो अभी मैंने आपको बता दिया, बेसिकली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे रहता है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा, ठीक है, कम होते जाएगा। नाउ सबको यहाँ पे, बाकी लोग तो नहीं है, मुझे मालूम नहीं क्यों चले गए या क्या प्रॉब्लम है उसको। हाँ, सबको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चार्ट है। स्क्रीनशॉट अभी निकाल लो और ये चार्ट आपके नोट्स में आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चार्ट एक जगह पे आना ही चाहिए, इससे आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता चलती है। तो स्क्रीनशॉट तो पहले ही निकाल लो, ठीक है। ये एक पॉइंट। बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि NCl बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? अरे दोनों सेम है, ओके। ये कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए। मेरा नाइट्रोजन सल्फर बॉन्ड आ गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? कंफ्यूजन की सवाल ही नहीं आता उस चीज को, ओके। तो एक आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाता है ना। ये तो हो गया कॉन्जुगेशन। सेकेंड पार्ट रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर वर्ड आ गया, इसका मतलब अब यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके। अब देखो, कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज चाहिए ना। मतलब हम ऐसे देखते हैं, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे कार्बन, देन यहाँ पे कार्बन, देन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है, देन ये यहाँ पे जंप करता है तो पॉजिटिव चीज इस तरफ आता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे CH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़ के जंप करता है, तो यहाँ पे जंप किया उसने, एंड ये डबल बॉन्ड ने भी जंप किया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें कॉन्जुगेशन दिखता है। लेकिन कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज लोन पेयर या रेडिकल के बीच में। अगर क्लियर कट ऐसे बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, और वहां पे भी रेजोनेंस अगर हो रहा है, तो इसको स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं उसको। रेजोनेंस नहीं, सॉरी, कॉन्जुगेशन, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इट फॉर्म्स H+, ठीक है। अब कार्बन पे ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज बनेगा, देन ये पहली स्टेज जहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, एंड देन कॉन्जुगेशन होगा, मतलब ये यहाँ से चला जाएगा, देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, अब पॉजिटिव चार्ज की जगह पे, सॉरी, निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज था ना ये, स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। पहले बॉन्ड ब्रेक हो गया, HCH, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ओके, एंड बाहर जो गया वो H+ गया, ठीक है। अब ये राह देख रहा है। नाउ नेक्स्ट निगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन कैसे होता है? तो ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पे। तो कॉन्जुगेशन कैसे होगा? इस टाइप का, कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन उसको है ही,
यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड नहीं बचा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचा, CH2 विथ निगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में एक H+ है। बाद में क्या करेगा, ये H+ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बिना नेगेटिव चार्ज के पहले नेगेटिव चार्ज बनाया जाता है हाइड्रोजन को बाहर निकाल के, देन कॉन्जुगेशन होता है एंड देन हाइड्रोजन चार्ज वापस आता है। ओके, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, एक फर्स्ट। सेकेंड चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को ही आप ब्रेक कर सकते हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे CH3 है और ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो उसको हम मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। ये भी होता है, ये भी चीजें होती है, लेकिन उसको नाम अलग दिया गया है, मिथाइल शिफ्ट दिया गया है। इसको आप हाइड्राइड शिफ्ट भी कह सकते हो, हाइड्रोजन का शिफ्ट। कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 1 से लेके 3 में कन्वर्ट होना, हाइड्राइड शिफ्ट फॉर्म 1 3 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं इसको, 1 3 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हाइड्रोजन की जगह CH3 रहेगा और सेम ये होता है तो 1 3 मिथाइल शिफ्ट कहते हैं इसको। ओके, कुछ नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ने थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया यहाँ पे, तो हाइपर एक्सट्रीम। ठीक है, नाउ किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है यहाँ तक? नहीं, न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस में इसको और डिटेल में देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, क्या होता है, एंड जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो इसके बेस पे रहते हैं। ठीक है, इसके बेस पे टफ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड से किया जाता है। फर्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। अगर कुछ ऐसे इंप्योरिटीज है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में जाते हैं तो ये एक मेथड हुआ जिसको हम सब्लिमेशन मेथड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये देखो कोई आपको तो पूछेगा नहीं सब्लिमेशन, राइट नोट ऑन सब्लिमेशन रिएक्शन विद प्रॉपर एग्जांपल, ऐसे तो कुछ क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेथड से समझ लेना। अगर क्वेश्चन में आते हैं इस पे ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं आपको डिटेल तो बता ही दूंगा, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा है। नेक्स्ट वन, क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हीट किया जाता है, ये हीटिंग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, देन इसको इवापोरेशन के लिए रख देते हैं, तो इवापोरेशन में सॉल्वेंट बाहर चला जाएगा, बाकी बचेगा वो क्रिस्टल बचेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरी मेथड, मतलब सॉल्यूशन में अगर वाटर में शुगर है और शुगर को वापस से बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसको हीट करेंगे और उसको रख देंगे। हीटिंग से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे क्या बैठेगा, शुगर बैठेगा, तो क्रिस्टलाइजेशन उसे कहते हैं। नेक्स्ट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी हमें मालूम है, अगर दो इम्प्योरिटी है, सपोज अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है हमें मालूम है, तो उसको इस सॉल्यूशन को, अल्कोहल प्लस वाटर है सपोज, ठीक है, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करेंगे तो अल्कोहल बाहर निकल आएगा, तो अल्कोहल गैसेस में लेके हम उसको यहाँ पे कंडेंसेशन करके फिर से लिक्विड स्टेट में हम कलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया क्रिस्टल सॉरी कंडेंसेशन मैकेनिज्म। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो पहले इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बहुत सारे फ्रैक्शंस रहते हैं, मतलब पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नीचे टेम्परेचर हाई रहेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर नीचे, ऊपर लो टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर में सारे ही कंपाउंड्स गैस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट में कौन आएगा तो ये डिपेंड करता है अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ओके। तो रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट पे ये अपने अपने लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं और फ्रैक्शन में हमें अब प्यूरिफिकेशन मिलता है, ठीक है, फ्रैक्शन में मिलता है हमें, तो इसको ही कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शन में कलेक्ट होना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वन, स्टीम डिस्टिलेशन, एकदम सिंपल है। पहले डिस्टिलेशन में हमने डायरेक्ट हीटिंग दी थी, यहाँ पे देखो डायरेक्ट हीटिंग थी, ठीक है, यही इलेक्ट्रिकल हीटिंग है लेकिन डायरेक्ट हीटिंग हमने दी थी। अब डायरेक्ट हीटिंग ना देते हुए अगर हम वाटर के स्टीम बनाए, वाटर का स्टीम बनाए और स्टीम यहाँ पे पास करें, मतलब स्टीम के थ्रू अगर हम हीटिंग करें तो उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, ताकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं होता,
और स्लो हीटिंग करने के लिए, ठीक है, ये स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। बाकी और उसमें ज़्यादा ये नहीं है डिस्टिलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, एक एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन में जो सरफेस केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स एक सरफेस के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो एडसॉर्प्शन के बेसिस पे सेपरेशन होगा, उसको कहते हैं एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एंड पार्टीशन मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो हम धीरे धीरे देखेंगे दोनों भी। फर्स्ट वन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, उसके दो मेथड से आपको, फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलिका है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ये पोलर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज इंक या बाकी चीजें डाल दी गई है, ठीक है। इंक में बहुत सारे डाइज है, अब सारे डाइज इस सरफेस पे एडसॉर्ब तो नहीं होंगे ना, कुछ डाइज होंगे वो बहुत ज्यादा एडसॉर्ब होंगे, अटैच हो जाएंगे, कुछ बहुत कम एडसॉर्ब होंगे। तो होता क्या है, ये जैसे ही आप इंक डालोगे या बाकी कंपाउंड डालोगे तो यहाँ पे सेपरेशन होना स्टार्ट होता है। कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो ट्रैप होंगे, कुछ कम होंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर से कंटिन्यूसली सॉल्वेंट डाला जाता है ताकि ये फ्लो कंटिन्यू चला रहे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये फ्लो होगा, जो ज्यादा अटैच्ड है वो धीरे धीरे नीचे आएंगे, वो ज्यादा कम अटैच है वो बहुत फास्ट नीचे आएंगे। तो इस हिसाब से सेपरेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और यहाँ पे हमें ये कॉलम है ना, तो इसलिए इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। मूवमेंट टॉप टू बॉटम, ठीक है। सेकेंड TLC फुल फॉर्म थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, मूवमेंट बॉटम टू टॉप कैपिलरी एक्शन के थ्रू। यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने कंपाउंड डाल दिया जो इंक वगैरह आपकी है, ठीक है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, बॉटम टू टॉप मूव करते हैं, यहाँ से टॉप टू बॉटम थी तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन ये ऊपर लेते टाइम पे इस मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाते हैं ना ऊपर। अब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स सपोज अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा दिखाएंगे तो यहाँ पे ट्रैप होके रहेंगे या धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट ऊपर जाएंगे। तो ये जो स्पीड है उसके बेसिस पे हमें सेपरेशन मिलता है, ठीक है। तो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, एडसॉर्प्शन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो ये उसका एग्जांपल। देन अब कंपाउंड को, इस मेथड से कंपाउंड को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कंपाउंड कौन सा है। तो लेकिन ये सॉल्वेंट भी फिक्स होना चाहिए, बहुत सारी टेक्निक्स है। तो ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना मूव हुआ या ये कितना मूव हुआ, ये जो डिस्टेंस काउंट करते हैं ना, इसी को हम कहते हैं RF फैक्टर, ये वाला रिटार्डेशन फैक्टर, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन डिवाइडेड डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। तो ये TLC है, यहाँ से सॉल्वेंट ने स्टार्ट किया, सॉल्वेंट यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, और उसमें से जो हमारा कंपाउंड था जो यहाँ पे स्पॉटिंग किया था, ये कितना गया है, सपोज यहाँ तक ही गया है, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मतलब x डिवाइडेड बाय y, ओके। नेक्स्ट वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये पूरा थ्योरी है तो इस पे तो कोई ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल उन्होंने नहीं दिए, मतलब नोटबुक में ही नहीं होंगे शायद। कंटिन्यूस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी मोबाइल फेज में कंटिन्यूस पार्टीशन होता रहता है, सेपरेशन होता रहता है, उसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मैं उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें दो कंपोनेंट डाल दिए, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे पेट्रोल है, ओके। अब वाटर में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा, और पैरासीटामोल सपोज वाटर में प्रेजेंट है, पैरासीटामोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्ट प्रेफरेंशियली गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पैरासीटामोल इनऑर्गेनिक में फिलहाल डिजॉल्व है, लेकिन वो चाहता है कि पेट्रोल में डिजॉल्व हो, ठीक है। तो अगर वाटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उसमें से एक पैरासीटामोल है, इसको आप थोड़ा सा मिक्स करोगे तो क्या होगा, पेट्रोल एंड वाटर तो मिक्स तो होगा नहीं, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो फिर से सेपरेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो पैरासीटामोल यहाँ पे था वो यहाँ से सेपरेट होकर पेट्रोल में चला जाता है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाता है। इसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये अलग अलग पार्टीशन से दोनों अलग अलग सॉल्वेंट है जिसको हमने सेपरेट कर दिया।
मतलब जिसको यूज करके हमने कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया या सेपरेट किया, उसको कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस ना दो तो बेहतर रहेगा। जो फोकस करना है वो इससे पहले वाले पॉइंट पे, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन, 1,3 शिफ्ट, हाइड्रोजन की शिफ्ट या मिथाइल की शिफ्ट, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, या कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सारी चीज़ों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। नहीं है?